हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका कि नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसके लास्ट वीडियो में हमने घाटे का बजट, संतुलित बजट और अधिशेष बजट की बात की थी और इसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के घाटों की बात की थी कि उन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसकी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सरकार किस प्रकार से राजकोषीय नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने का प्रयास करती है। तो शुरू करें हमारी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी भी हम इसे कह सकते हैं। राजकोषीय नीति जो कि अर्थव्यवस्था में सरकार का एक उपकरण है देश में स्थायित्व लाने का, स्थिरता बनाए रखने का। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। तो इसी प्रकार से सरकार के पास जो हथियार होता है वो होता है राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति के दो उपकरण, एक तो होता है कर और दूसरा होता है सरकारी व्यय। इनमें कमी और वृद्धि करके सरकार हमारे देश में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। जो भी अर्थव्यवस्था में उच्चावच है उसको स्थिर लाने का प्रयास सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से ही किया जाता है। अब राजकोषीय नीति किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। आप एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिए बच्चों, यदि आपने 4th चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, यदि 4th चैप्टर में जो आय और रोजगार के सिद्धांत को समझाया गया है, गुणक की चर्चा की है, यदि आपको उसे अच्छे से पता है तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम राजकोषीय नीति। कीन्स की जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रतिपादित विचारों में मुख्य रूप से यह है कि सरकार की राजकोषीय नीति का प्रयोग निर्गत और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए। हमने जब ये समष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक स्टार्ट की थी तो हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा था और जो हमने बात की थी हस्तक्षेप की नीति है, यदि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी उसके द्वारा देश में रोजगार का स्तर भी बहुत कम हो गया और उत्पादन भी बहुत अधिक हो गया। देश में जो मंदी आई थी, अर्थात जो अमेरिका की मंदी है उसका जो प्रभाव है वो विभिन्न देशों में भी पड़ा था। तो इस प्रकार की मंदी से बचने के लिए जो कीन्स है उसने अपने सिद्धांत प्रकाशित किया जो कि आय और रोजगार का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। और उस सिद्धांत जो कि कीन्स ने प्रतिपादित किया था वो किया था अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वहाँ कीन्स ने बताया था कि सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो उच्चावच है उसमें स्थिरता लाने का प्रयास कर सकती है। जो सरकार है उसके पास जो उपकरण होते हैं उसके द्वारा वो क्या कर सकती है, देश में मुद्रा की पूर्ति में स्थिरता ला सकती है। तो यहाँ पर यही है कि विचारों में मुख्य रूप से यही है कि सरकार की जो राजकोषीय नीति का प्रयोग सरकार क्यों करेगी, जो सरकार की जो आय है, देश में जो उत्पादन है और देश में जो रोजगार है उसको स्थिर रखने के लिए करेगी कि किस तरीके से देश में आय और रोजगार के स्तर को बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद है व्यय और करों में परिवर्तन के माध्यम से सरकार निर्गत और आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है। हमने बताया कि राजकोषीय नीति के दो उपकरण हैं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। राजकोषीय नीति, इसके सरकार के पास दो उपकरण होते हैं, एक तो होता है कर, टैक्स, और एक होता है सरकारी व्यय। कर को हम टी से डिनोट कर सकते हैं, सरकारी व्यय को जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डिनोट करेंगे। तो कर और सरकारी व्यय ये दो ऐसे उपकरण हैं जिसके द्वारा सरकार ये स्थिरता लाने का प्रयास कर सकती है, देश में आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। तो जो कर है वो किस प्रकार से काम करेंगे, तो बच्चों जैसे कर है, यदि लोगों पर कर लगाए जाते हैं, अर्थात सरकार क्या करती है, अधिक कर वसूलती है, तो इससे सरकार की प्राप्तियां अधिक हो जाती हैं। लेकिन जो लोग हैं उनकी प्रयोज्य आय में क्या हो जाती है, कमी। हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था कि जो लोगों की जो आय है उसमें से यदि हम कर की दर को घटा देते हैं तो प्रयोज्य आय आ जाती है, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो करों की दर से लोगों की प्रयोज्य आय में कमी आ जाती है। लोगों की प्रयोज्य आय ही क्या करती है, उपभोग के स्तर को प्रभावित करती है। यदि लोगों की प्रयोज्य आय कम हो जाएगी तो लोग कम उपभोग करेंगे। समझ में आ गया। तो इससे लोगों की जो आय है वो कम हुई, तो इससे लोगों का जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम उपभोग करेंगे। अब वो कम मांग करेंगे तो क्या होगा, जो उत्पादन है वो क्या होगा, वो भी कम होगा, क्योंकि पूर्ति कम करनी होगी। मतलब यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं।
तो प्रयोज्य आय है उसमें कमी होने से क्या होता है, सबसे पहले हम करों की दरों को देखो तो करों की दर यदि क्या होती है, कम होती है, तो करों की दरों कम होने से क्या होता है, उपभोग का जो करों की दर यदि कम होती है तो उपभोग का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि प्रयोज्य आय में वृद्धि हो जाती है। यदि उपभोग का स्तर बढ़ जाता है इसका मतलब लोगों की जो मांग है उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि मांग में वृद्धि होती है तो उत्पादनकर्ता उस मांग में वृद्धि को पूर्ति करने के लिए अधिक उत्पादन करेंगे, तो अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो अधिक आय होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार जो दूसरा जो हमारा यहाँ पर उपकरण है वो है सरकार का सरकारी व्यय। सरकार क्या करती है, अधिक सरकारी व्यय करेगी तो इससे लोगों की आय में क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की आय भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है तो लोग जो अपने पास से वो व्यय करते और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते, वो सरकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो इससे भी लोगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उपभोग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये दोनों चीजें क्या करती हैं, राजकोषीय नीति में आय, उत्पादन और रोजगार के का निर्धारण करती है। करों में तो कटौती की जाए और आय में यदि क्या की जाए, व्यय में यदि क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो इससे देश में आय, उत्पादन और रोजगार तीनों के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे मुद्रास्फीति की संभावना भी बनती है। तो मुद्रास्फीति की यदि संभावना बनती है तो हम क्या करेंगे, मुद्रास्फीति की संभावना में करों में तो क्या कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे और सरकारी व्यय में कमी करनी होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके बारे में हम 4th लेसन में डिटेल में बात कर चुके हैं कि जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उच्चावचन को क्या करना होता है, स्थिर करना होता है। व्यय और करों में जो परिवर्तन है उसके माध्यम से निर्गत और आय में क्या होता है, वृद्धि करने का प्रयास करती है सरकार के द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था के जो उच्चावन है उसको स्थिर कर सके। दो ही यंत्र हैं, कर और सरकारी व्यय। इनमें परिवर्तन करके सरकार स्थिरता लाने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में राजकोषीय नीति से एक आधिक्य, जब कुल प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं, अथवा एक संतुलित बजट जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, के बजाय एक घाटे के बजट का सृजन होता है। राजकोषीय नीति में जो आय, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का की जो प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या है, विकास करने का लक्ष्य सरकार का होता है, तो उसके द्वारा जो हमारे 3 प्रकार के बजट थे, एक तो संतुलित बजट है, एक अधिशेष बजट है और एक घाटे का बजट है। तो सरकार एक आधिक्य बजट अर्थात अधिशेष बजट, जिसमें प्राप्तियां अधिक होती हैं और व्यय कम होते हैं, और जो दूसरा बजट है वो है संतुलित बजट, जिसमें क्या होते हैं, आय और व्यय दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों बजट की तुलना में सरकार किसका निर्माण करती है, घाटे के बजट का निर्माण करती है, जिसमें क्या होता है, व्यय तो अधिक होता है और आय कम होती है। व्यय अधिक इसलिए होता है क्योंकि करों में तो कटौती की जाती है और सरकार के द्वारा व्यय में वृद्धि की जाती है, तो व्यय अधिक होता है और आय कम हो गई क्योंकि करों में कटौती कर दी गई है। तो इसी प्रकार से जो राजकोषीय नीति के दौरान घाटे के बजट का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सरकार 2 विशिष्ट विधियों से प्रत्यक्ष रूप से संतुलित आय के स्तर पर प्रभाव डालती है। देखो यहाँ पर बन रहा है राजकोषीय बजट की जो नीति है उसके उद्देश्य की साम्य, स्थिरता और समृद्धि, ये तीनों जो सरकार है उसके क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं राजकोषीय नीति के माध्यम से। ठीक है, इन तीनों लक्ष्यों को वो प्राप्त कर सकती है। दो विशिष्ट विधियां हैं, उससे सरकार प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, आय का जो स्तर है लोगों का उसको प्रभाव डालती है। कर और सरकारी व्यय के माध्यम से सरकार क्या करती है, क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं से समस्त मांग में वृद्धि होती है। सरकार क्या करती है, जो अधिक से अधिक व्यय करती है, सरकार का व्यय होता है, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, अर्थात लोगों की समग्र मांग में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा जब सरकारी व्यय किया जाता है तो लोगों की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी समग्र मांग में क्या करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, और करों तथा अंतरणों से आय और प्रयोज्य आय, परिवार के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय का संबंध प्रभावित होता है। अब जो करों और जो अंतरणों से जो आय होती है, सरकार के द्वारा कर की दर कम कर दी जाती है और सरकार के द्वारा अधिक अंतरण दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि सरकार क्या करती है, करों की दर को तो कम कर दिया और सरकार के द्वारा लोगों को ट्रांसफर जो इनकम है, जिसे हमने बोला था अंतरण इनकम, हस्तांतरण भुगतान है, वो अधिक किया जाता है। जैसे कि छात्रवृत्ति है, पेंशन है, वो अधिक से अधिक किया जाता है। तो इसके द्वारा जो सरकार लोगों की जो आय है वो, और प्रयोज्य आय, एक तो आय और एक प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय मतलब जिसमें से कि हम टैक्स को घटा के मानते हैं प्रयोज्य आय, तो प्रयोज्य आय में बढ़ोतरी हो जाती है सरकार के, क्योंकि करों की दर कम कर दी गई है। और आय, क्योंकि सरकार ने ट्रांसफर इनकम बहुत अधिक दी है, तो सरकार की आय, लोगों की आय और प्रयोज्य आय दोनों ही क्या होते हैं,
परिवार के लिए उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय का संबंध प्रभावित होता है। तो जब लोगों की आय बढ़ गई, प्रयोज्य आय बढ़ गई, तो लोग अधिक तो उपभोग कर पाते हैं और अधिक ही क्या कर पाते हैं, बचत कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो सरकार की जो कर और सरकारी व्यय, ये दोनों जो नीतियां हैं, उससे लोगों की आय क्या होती है, प्रभावित होती है। आय प्रभावित होती है तो उपभोग भी प्रभावित होता है, बचत भी प्रभावित होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर यही सारी चीज़ है कि सरकार के द्वारा जो वस्तु और सेवाओं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, उससे लोगों की समस्त मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग उपभोग भी अधिक कर पाते हैं, बचत अधिक कर पाते हैं, इसलिए निवेश भी अधिक कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसके बाद है, सरकार जो कर लगाती है वह आय पर निर्भर नहीं करता, इसे एक मुश्त कर करते हैं जो कि टी के बराबर होता है। सरकार के द्वारा हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, यहाँ हम एक मुश्त कर की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आनुपातिक कर की भी बात करें कि वो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। हम यहाँ पर एक मुश्त कर की बात कर रहे हैं जो कि आय से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि सरकार जो कर लगाती है वो आय पर निर्भर नहीं करता, जिसे हम एक मुश्त कर कह रहे हैं, जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं। और यदि सरकार के द्वारा जो एक नियत मात्रा में अंतरण टीआर करती है तो इसे तो उपभोग फलन क्या होगा। हमने यहाँ दो चीज़ दे रहे हैं, एक तो हम ले रहे हैं टी जो कि हमारा है टैक्स कर, जो कि एक मुश्त कर है। ये टी कौन सा कर है, एक मुश्त, जो कि आय से स्वतंत्र होता है, अर्थात आय से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे कि हम यदि बात करें व्यक्तिगत आय कर, तो उसका संबंध किससे होता है, आय से होता है कि आय बढ़ती है तो वो कर की दर भी बढ़ती चल जाती है, लेकिन इसका आय से संबंध नहीं है, इसे हम टी मान रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ हम वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अंतरण आय, अर्थात हस्तांतरण जो राशि है, हस्तांतरण जो भुगतान है, जो कि सरकार के द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता है, जिसके बदले में वो कोई उत्पादन नहीं करते। जैसे हमने बात की थी, छात्रवृत्ति है, पेंशन है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो राशि प्रदान की जाती है बिना उत्पादन के, तो वो सारी होती है अंतरण भुगतान, जिसे हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं टीआर से। ठीक है, टीआर, और इसके ऊपर इन्होंने एक ये भी लगा दी स्टेबिलिटी वाला मार्क। ठीक है, समझ में आया? तो सरकार एक नियत मात्रा में टीआर करती है तो उपभोग फलन क्या होगा। तो बच्चों, फोर्थ लेसन में जैसा कि है कि उपभोग फलन क्या होता है, तो उपभोग फलन होता है, एक तो होता है उसके अंदर सी प्लस वाई डी, ये होता है उपभोग फलन। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं वापस। ठीक है, क्या होता है सी प्लस सी वाई डी। सी तो होता है स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग अर्थात कि आय कितनी भी हो लेकिन उपभोग का स्तर प्रभावित नहीं होगा, अर्थात ये क्या होता है, आय से स्वतंत्र होता है स्वायत्त उपभोग। यदि आय का स्तर 0 भी है तब भी कुछ ना कुछ उपभोग होगा। जैसे कि मानो कि कुछ आवश्यकताएं हैं, चाहे हमारी इनकम बंद हो जाए फिर भी हम क्या करते हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चाहे पिछली मनी में से करें, कैसे भी करें, तो ऐसा उपभोग कहलाता है स्वायत्त उपभोग। तो ये होता है स्वायत्त उपभोग। जबकि जो सी वाई डी, ये वाई डी यहाँ पर क्या है, प्रयोज्य आय है, डी जो है वो डिनोट करती है प्रयोज्य आय को, वाई डी होगी ना प्रयोज्य आय। तो जो सी वाई डी का मतलब होता है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग क्या होता है बच्चों, कि जैसे जैसे क्या होता है, आय का स्तर बढ़ता चला जाता है तो उपभोग का स्तर भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अर्थात उपभोग किस पर निर्भर करता है, आय पर। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती चल जा रही है तो वो और चीज़ों पर भी खर्च करता चला जा रहा है, अर्थात अपना उपभोग बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये तो हो गया स्वायत्त उपभोग और ये हो गया प्रेरित उपभोग। इन दोनों को मिलकर बनता है हमारा उपभोग, उपभोग फलन। ठीक है, और ये जो सी यहाँ पर दिखा रहा है, सी, इसको हम कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जो उपभोग है वो किस पर निर्भर करता है, प्रेरित उपभोग पर निर्भर कर रहा है, मतलब जो प्रेरित जो हमारी आय है उस पर निर्भर कर रहा है। तो आय पर जो उपभोग निर्भर करता है उसको हम दर्शाते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा, कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दर्शा रही है कि कितनी आय बढ़ने पर कितना उपभोग का स्तर बढ़ रहा है। तो ये सी है। ठीक है, तो ये हमारा सी और सी वाई डी, ये हमारा हो गया उपभोग फलन, जो कि हम लेसन 4 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सी जो है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, और सी वाई डी हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें शामिल करनी है, एक तो टी और एक टी आर। टी तो है हमारा
आय जो कर लग रहा है वो, और टीआर है हमारा हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, अब हम इसको उपभोग फलन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे उपभोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। करों से अधिक होती है तो उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कर यदि कम, करों की राशि कम होगी तो उपभोग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आ रहा है इस बच्चों समझ में। और हस्तांतरण भुगतान अधिक है तो क्या हो जाएगा, उपभोग अधिक हो जाएगा, और हस्तांतरण भुगतान कम है तो उपभोग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज हमारे उपभोग को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी था और ये सी है, तो ये जो वाई डी है, ये दोनों चीजें किस पे मिल लगती हैं, हमारी प्रयोज्य आय पे ही लगती हैं, कर भी और अंतरण भुगतान भी। तो वाई डी में हमने क्या किया, जो वाई है हमारी आय है उसमें से हमने माइनस तो टी कर दिया, अर्थात करों की राशि को तो हमने घटा दिया, क्योंकि कर क्या करती हैं, आय को कम करती हैं। जबकि जो टी आर है उसको हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये हमारी आय को क्या करती हैं, बढ़ाती है। ठीक है, इस तरीके से हम ये नया फॉर्मूला देख रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा उपभोग फलन है, जिसमें कि हमने अभी ऊपर भी दिख लिया है इसको, जिसमें ये स्वायत्त उपभोग है और सी हमारे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। ये संबंध बताता है किसमें, आय में और उपभोग में। ठीक है, जिसके बारे में 4th लेसन में अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद है वाई डी। वाई डी दिखाता है हमारी प्रयोज्य आय को। ठीक है, हमने यहाँ डी इसलिए लिखा है क्योंकि प्रयोज्य आय की हम यहाँ बात करते हैं। अब हमने इसमें टी और टी आर दोनों को हम इसीलिए जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बात करनी है कि करों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी आय के स्तर पर। ठीक है, तो हमने माइनस टी कर दिया, क्योंकि कर से क्या होते हैं, उपभोग कम हो जाते हैं, और जो अंतरण भुगतान है उससे उपभोग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए करों को तो माइनस करेंगे और अंतरण भुगतान को हम जोड़ देंगे इस वाई है उसमें से। तो इस प्रकार से ये हमारी एक नई वाई डी तैयार हो जाएगी, प्रयोज्य आय तैयार हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। हम यहाँ केवल कर की बात कर रहे हैं। करों से प्रयोज्य आय और उपभोग में क्या आती है, कमी आती है, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। करों से प्रयोज्य आय में कमी आती है इसलिए माइनस कर दिया। अंतरण से बढ़ती है इसलिए हमने उसको जोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है करों से प्रयोज्य आय और उपभोग में कमी आती है। सरकार को यदि शामिल कर ली तो समस्त मांग की क्या परिवर्तित परिभाषा होगी। तो 4th लेसन में जैसे दिया हुआ है कि जो समस्त मांग है, समग्र मांग है, वो उसमें आता है एक तो उपभोग, एक आता है निवेश और एक आता है सरकारी व्यय। इन तीनों के द्वारा हमारी बनती है समग्र मांग। उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय, ये तीनों जब होते हैं तो उसके द्वारा हमारी क्या बनती है, समग्र मांग बनती है। अब हमने क्या किया, ये जो सी वाला उपभोग फलन वाला जो फॉर्मूला है, जो हमारा हमने यहाँ पर लिया था, उसको हमने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में हमने ये सी वाई माइनस टी और टी आर, ये क्या है, हमारा उपभोग है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, रिप्लेस कर दिया सी की जगह ये सारी चीज़ें, और आई और जी वो तो हमने जो बताया था वो वही के वही है। तो इस प्रकार से ये हमारा समग्र मांग का, समस्त मांग का जो है फॉर्मूला आ गया, जो कि जिसमें कि हमने कर की दर और अंतरण भुगतान दोनों को हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। ठीक है, एक मुश्त कर से उपभोग अनुसूची समांतर रूप से नीचे की ओर शिफ्ट होती है और इस कारण समस्त मांग वक्र में भी इसी तरह का शिफ्ट होता है। अब जब कर लगाए जाते हैं, एक मुश्त कर जब लगाए जा रहे हैं, तो उन करों से क्या होगा, उपभोग का स्तर कम हो जाएगा। उपभोग का स्तर कम हो जाएगा तो समग्र मांग में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात समग्र मांग वक्र जो पहले ऊपर के स्तर पर था अब वो नीचे के स्तर पर आ जाएगा, क्योंकि कर हमेशा उपभोग को क्या करेंगे, कम करेंगे। उपभोग कम करेंगे, करों की दर से क्या होगा, जो व्यक्ति के द्वारा जो मांग की जा रही है वो भी कम हो जाएगी। आप सीधे समझ लीजिए, क्योंकि कर हमारी प्रयोज्य आय को क्या कर देते हैं, कम। हमारी आय कम होगी तो हम वस्तु का उपभोग कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे तो हम उस वस्तु की मांग को भी कर देंगे। अर्थात हमारी जो समग्र मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समग्र मांग को कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उत्पाद बाजार में जो आय निर्धारण की शर्तें हैं वो y बराबर समस्त मांग होगी, जिसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जो हमने अभी बताया ना। इसी को हमने जो हमारी, हम इसको डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये जो होता है वो होता है हमारी एडी बराबर वाई। उत्पाद जो बाजार होता है उसमें समग्र मांग ही आय के उत्पादन के बराबर होती है, क्योंकि जो मांग की जाती है उतना ही क्या होता है, उत्पादन होता है। यही होता है ना कि जो लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है, समग्र मांग हो रही है, उसी का अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जा रहेगा। इसीलिए समग्र मांग किसके बराबर होती है, उत्पादन के बराबर होती है। अब हम यदि समग्र मांग वक्र देखें, एडी वक्र देखें, एडी जिसमें आता है सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, ये आता है, समझ में आ रहा है, जिसको कि हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। सी
जिसमें ये हो गया हमारा स्वायत्त उपभोग, ये हमारा सारा प्रेरित उपभोग, क्योंकि इसमें से हमने कर की दर को घटा दिया है, अंतरण भुगतान को जोड़ दिया है, और आई और जी ये आता है। जब कर लगाए जाते हैं, एक मुश्त कर लगाए जाते हैं, तो ये समग्र मांग वक्र जो कि पहले ऊपर था, मतलब वाई हमारी इनकम थी, ये घटकर क्या हो जाती है, Y1 हो जाती है। ठीक है, जो हमारा उत्पादन है वो भी घट जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडी नीचे की तरफ खिसक जाएगा और ये आ जाएगा C+IG, नीचे की तरफ खिसक जाएगा। कर लगाने से समग्र मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कर लगाने से आय है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों की आय कम हो जाएगी, तो लोगों का के द्वारा उपभोग का स्तर भी कम हो जाएगा। ये उपभोग है, इसको भी आप चाहे इस तरह से डैश लगा सकते हैं, ये कम हो जाएगा, उपभोग कम हो जाएगा, तो समग्र मांग भी कम हो जाएगी। समग्र मांग कम हो गई तो इसका प्रभाव हमारे डायरेक्टली यहाँ पर आय और उत्पादन पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया उत्पादन के स्तर पर, हमने समग्र मांग को जो माना था वही उत्पादन का स्तर होता है। इसी तरह से आय के संतुलन स्तर का हल प्राप्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यदि हम आय का संतुलन स्तर प्राप्त करते हैं तो ये y जो है, हमें इसका संतुलन स्तर प्राप्त करना है। ये y यहाँ पर उत्पादन है, इस y जो हमारी प्रयोज्य आय के बारे में बात की थी हमने, तो इस y का संतुलन स्तर हम प्राप्त करते हैं तो क्या आता है, 1/1 - c हो जाएगा। ठीक है, और ये जो c है वो आ गया यहाँ पे, c को c माइनस ct हो गया, CTR, c को हम मल्टीप्लाई करते चल जा रहे हैं, c को हमने माइनस ct कर दिया, c को हमने CTR कर दिया, और ये c हमारा 1 - 1 नीचे आ गया, इसलिए 1/1 - c हो गया, और ये आ गया i+g। तो ये हमारा फॉर्मूला i के संतुलन स्तर पर प्राप्त हो जाता है। y बराबर y 1/1 - c, c पे जो कि स्टेबल है, -CT + CTR + i+g। ठीक है, तो ये हमें नया एक फॉर्मूला आई के संतुलन स्तर पर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरकारी व्यय में परिवर्तन। हमने दो उपकरण की बात की थी राजकोषीय नीति की, एक तो करों में परिवर्तन और एक सरकारी व्यय में परिवर्तन। हम एक एक करके दोनों को देखते हैं और उसके बाद हम दोनों का जो परिवर्तन है उसकी कुल में तुलना करेंगे। सबसे पहले हम सरकारी व्यय में परिवर्तन देखते हैं कि वो किस प्रकार से समग्र मांग को प्रभावित करता है, जिससे आय और उत्पादन का स्तर किस प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, जब टी अर्थात एकमुश्त कर से जी अर्थात सरकारी खरीद अधिक होती है तो सरकार घाटे का वहन करती है, क्योंकि जी समस्त व्यय का घटक होता है। जी अर्थात यहाँ पर हम इसको जी से डिनोट करते हैं सरकारी व्यय को। कर के द्वारा जो राशि ली जाती है उसकी तुलना में जो सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो अधिक होता है। टी जो कर है उससे जो राशि ली जा रही है, जी अर्थात सरकारी खरीद से क्या है, अधिक है, तो सरकार क्या कर रही है, घाटा वहन कर रही है। सरकार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्योंकि जो जी है वो क्या है, व्यय है। जी क्या है, सरकारी व्यय है, और कर है वो कम है, तो इसलिए सरकार घाटे का वहन कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जी तो अधिक है और टी क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए सरकार को घाटा होता है। योजनाबद्ध समस्त व्यय में वृद्धि से समस्त मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। निर्गत के प्रारंभिक स्तर पर मांग और पूर्ति से अधिक होती है और फर्म उत्पादन में विस्तार करती है। अभी जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी जिसमें हमने बात की थी कि कर है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, -t था, तो इससे क्या होता है, उपभोग में कमी हो जाती है। तो हमने देखा था इस वाले फॉर्मूले में कि ये जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर घिसक गया था, जबकि जो यदि हम सरकारी व्यय की बात करेंगे तो सरकारी व्यय में वृद्धि से क्या होगी, समग्र मांग बढ़ेगी। जैसा कि हमने बढ़ाया कि लोगों की जो आय का स्तर बढ़ेगा, लोगों का उपभोग का स्तर बढ़ेगा, लोग अधिक मांग करेंगे, तो इससे समग्र मांग बढ़ेगी, क्योंकि उपभोग है वो समग्र मांग का एक तत्व है। उपभोग में वृद्धि होगी तो समग्र मांग में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, उत्पादन में भी विस्तार होगा, क्योंकि उस जो समग्र मांग को बढ़ने से जो उत्पादन करता है वो अधिक पूर्ति करना चाहेंगे। अधिक पूर्ति करने के लिए उनको अधिक उत्पादन करना होगा, इसलिए इससे उत्पादन का विस्तार होगा। तो इसका डायग्राम भी हम इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं। ये इसी तरीके से y बराबर AD, ये हमारा है समग्र मांग वक्र AD, जिसमें आ रहा है हमारा C + I + G। अब हम मानते हैं G है उसमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात डेल्टा G वृद्धि हो जाती है। तो डेल्टा G वृद्धि होने से G में क्या हो गई, डेल्टा G वृद्धि हो रही है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये हो गया C + I + G, और ये हो जाती है डेल्टा G वृद्धि। इससे समग्र मांग में क्या होती है, वृद्धि। ये AD से हो जाता है AD'। ठीक है, ये E संतुलन था, ये E1 संतुलन हो जाता है। तो जहाँ आय पहले Y थी वो बढ़कर अब हो जाती है Y1।
अर्थात यहाँ पर उत्पादन में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, क्योंकि समग्र मांग में वृद्धि की वजह से उसकी पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए उत्पादन में क्या होती है, विस्तार। लिखना है ना, फर्म उत्पादन में क्या करती है, विस्तार। तो सरकारी व्यय में वृद्धि से क्या हो रहा है, ये जो समग्र मांग है इसमें विस्तार हो रहा है, जिसकी फलस्वरूप ये आय है इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उत्पादन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जी प्लस डेल्टा जी, जैसा हमने चर्चा की, जी के नए स्तर तक क्या हो जाता है, परिवर्तित। जब ये जी है ये डेल्टा जी तक परिवर्तित हो जाता है, तो वाई है ये भी क्या परिवर्तन हो जाता है, ये जो परिवर्तन है इसको हम बताते हैं डेल्टा वाई। ये परिवर्तन हो गया हमारा डेल्टा जी का, डेल्टा जी परिवर्तन होता है तो इससे डेल्टा वाई परिवर्तन होता है, अर्थात सरकारी व्यय को डेल्टा जी बढ़ाने से आय है वो डेल्टा वाई तक बढ़ जाती है। तो फलस्वरूप जो y है वो भी डेल्टा y के स्तर तक परिवर्तित हो जाता है। g तथा y के नए स्तरों का समीकरण किस प्रकार से होगा, अब नया समीकरण यहाँ पर तैयार करेंगे। जैसा कि हमने भी देखा, जो पहला वाला जो हमारा समीकरण था वो ये था, y के स्तर पर हमने i के संतुलन स्तर पर याद किया था ना, y बराबर 1/c c माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी, ये हमने फॉर्मूला याद किया था, जिसमें हमने ये सी टी को मल्टीप्लाई कर दिया था, टी से, टी हमारा टैक्स था, टी आर हमारी अंतरण भुगतान थी, आई निवेश और जी सरकारी व्यय था। अब जो हमारा प्रारंभिक समीकरण है उसमें हम डेल्टा वाई को भी शामिल कर लेते हैं और डेल्टा जी को भी शामिल कर लेते हैं, तो वाई प्लस डेल्टा वाई कर लेंगे क्योंकि आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, 1/1 माइनस सी, ऐसे कैसे रहेगा, माइनस ये जो सी है स्टेबल, माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी और डेल्टा जी, क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण है उसमें से इस समीकरण को घटा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं कि सरकारी व्यय में कितनी वृद्धि से कितनी आय में वृद्धि होती है। हमने ये फॉर्मूला देखा ना कि ये सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि हो रही है, तो हम ये भी तो ज्ञात करें ना कितनी वृद्धि से कितनी आय में वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो हमें ज्ञात होगा वो होगा सरकारी व्यय गुणक, जो कि ये बताएगा कि सरकारी व्यय में कितनी वृद्धि की जाए जिससे क्या हो, आय में कितनी वृद्धि हो। जैसे हमने मुद्रा गुणक में देखा था कि कितनी वृद्धि से क्या मतलब जो नकद आरक्षित अनुपात कितना हो जिससे कि क्या हो, हमारी जो जमा है वो कितनी वृद्धि हो जाए, तो वो गुणक यही बताता है कि किसमें कितनी वृद्धि से कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमें इस वाले समीकरण में से इसको माइनस करते हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई में से जब हम ये y माइनस करते हैं तो हमारा आता है डेल्टा वाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 माइनस सी रहता है एज इट इज़, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कट जाती हैं और हमारा यहाँ पर बचता है डेल्टा जी, यही बचता है 1 माइनस सी, यहाँ बचता है हमारा डेल्टा जी। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा वाई डेल्टा जी, डेल्टा वाई डेल्टा जी और 1/1 माइनस सी। अब ये देख लेते हैं हम ये क्या दर्शाता है, ये हमारा दर्शाता है सरकारी व्यय गुणक को। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके आगे भी काम आएगा जब आप संतुलित बजट गुणक पढ़ेंगे, और इसके अलावा आगे भी ये चीज़ें काम में आने वाली है। सरकारी व्यय गुणक दर्शाता है 1/1 माइनस सी, 1 और सी हमारी यहाँ पर है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसको हम MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1/1 माइनस MPC, यहाँ पर हमने सी लिखा हुआ है इसको, और यही बताता है कि सरकारी व्यय में डेल्टा जी में वृद्धि होने से डेल्टा आई में कितनी वृद्धि होती है। गुणक यही तो दर्शाता है, अलग अलग तरह के गुणक अलग अलग चीज़ को दर्शाते हैं। निवेश में वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि होती है, सरकारी व्यय में वृद्धि होने से आय में कितनी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि करों में कमी या वृद्धि होने से आय में क्या परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये डेल्टा किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। ये दिखाता है कि सरकारी व्यय में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा 1/1 माइनस सी, और ये हमारा है सरकारी व्यय गुणक, जो कि दर्शाता है कि यदि सरकारी व्यय में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप समग्र मांग में वृद्धि होती है, जिससे आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसको हमने डायग्राम की सहायता से भी समझ लिया। आगे बच्चों समझ में, आगे हम देखते हैं करों में परिवर्तन। हमने सरकारी व्यय में परिवर्तन देख लिया, उसका फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। अब हम आगे करों में परिवर्तन देखते हैं। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, सरकारी व्यय का, उसी तरीके से हम ये जी प्लस जी माइनस 1 करने के बजाय हम यहाँ पर टैक्स की चीज़ें देखते हैं कि दर है, उसमें हमने क्या कर दिया, परिवर्तन। टी को हम क्या कर देते हैं, डेल्टा टी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आय के प्रत्येक स्तर पर करों में कटौती से प्रयोज्य आय y माइनस टी में क्या होती है, वृद्धि होती है। करों में यदि कटौती की जाती है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों की प्रयोज्य आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वो वृद्धि क्या होती है, y माइनस टी।
टी को हमने घटा दिया कर प्रयोज्य आय में, ठीक है। फलस्वरूप जो समस्त व्यय अनुसूची में ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, जो करों में कमी का अंश सी होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, वही हमारा ए डी वाई हम यहाँ पर बताते हैं ये सी प्लस आई प्लस जी, जो कि हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो ई हमारा संतुलन है, जो कि हमारी वाई इनकम होती है, अब हम इसको अलग तरीके से देख लेते हैं कि यदि होती है करों में कटौती, क्या होती है, करों में कटौती, तो जो हमारा उपभोग स्तर है, हमारा उपभोग स्तर जो कि सी को दर्शा रहा है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि करों में कटौती से जो आय है वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आय वृद्धि होती है तो उपभोग का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि हम 4th लेसन में पढ़ चुके हैं कि आय में जो कटौती होती है, आय जो कटती है, आय जो बढ़ती है, करों में कटौती से जो आय बढ़ती है उससे हमारा क्या होता है, उपभोग का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा नया समग्र मांग वक्र प्राप्त होता है। ये इसमें सी बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, आई प्लस जी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नया उपभोग का स्तर प्राप्त होता है, जिससे समग्र मांग बढ़ी हुई होती है और इससे हमारा जो आय है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा दर्शाता है वो उपभोग के स्तर को दर्शा रहा है कि उपभोग स्तर हमारा बढ़ा हुआ है, और ये जो डेल्टा वाई है वो हमारा दर्शा रहा है क्या, कि हमारा आय का स्तर बढ़ गया है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसी को हम अभी आगे करके देख सकते हैं कि आय के प्रत्येक स्तर में करों में कटौती से प्रयोज्य आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, आय के स्तर में वृद्धि होती है। फलस्वरूप समस्त व्यय अनुसूची में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। जो समस्त व्यय है, समग्र मांग है, इसको समस्त मांग, समग्र मांग, समस्त व्यय भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। जो करों में कमी का अंश क्या होता है, सी होता है। जो करों में जो कमी हुई है उसके अंश को हम किससे डिनोट करते हैं, सी में, सी से डिनोट कर रहे हैं। जो करों में हमारी कमी हो रही है ना, उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। कमी का अंश क्या होता है, इसमें सी होता है। कर गुणक को उसी विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जो सरकार के व्यय गुणक में हमने प्रयोग किया था। सरकारी व्यय गुणक हमने ज्ञात किया था 1/1 माइनस सी, तो उसी विधि से हम कर गुणक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा वाई कर देते हैं 1/1 माइनस सी, जो कि हमने किया था। जो करों में परिवर्तन है वो डेल्टा टी होता है, और ये माइनस सी, माइनस सी किसको दर्शाता है, यहाँ पर जो एमपीसी है उसको दर्शाता है कि जो उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो माइनस में होती है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा देते हैं, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस सी आ गया, और ये हमारा हो गया 1/c। तो ये जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा कर गुणक। पहले जो हमारा था वो था सरकारी गुणक, व्यय गुणक, ये हमारा है कर गुणक, ठीक है। माइनस सी बटे में 1 माइनस सी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। करों में कटौती, करों में जो कटौती होती है, इसको वृद्धि को भी छोड़ दो, करों में कटौती से उपभोग और निर्गत में क्या होती है, वृद्धि। कटौती होती है तो क्या होती है, उपभोग में और निर्गत में, उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि करों में यदि वृद्धि की जाती है तो क्या होती है, उपभोग और निर्गत में क्या होती है, कमी। अर्थात कर और उपभोग की दर दोनों आपस में कैसे हैं, नेगेटिव रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि कर गुणक क्या होता है, ऋणात्मक गुणक होता है। जो सरकारी व्यय गुणक है वो तो कैसा था, धनात्मक। सरकारी व्यय में वृद्धि करने से उपभोग में और इन सब में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, समग्र मांग में वृद्धि हो रही थी। जबकि सरकारी व्यय में कमी करते हैं तो समग्र मांग में कमी हो जाती है। लेकिन जब इसकी कर की बात करते हैं तो करों में यदि कटौती होती है तो सरकारी जो समग्र मांग है उसमें वृद्धि होती है। करों में यदि बढ़ोतरी होती है तो समग्र मांग में कमी होती है, जैसा कि हमने डायग्राम के द्वारा भी शो कर दिया है। तो एक कर गुणक कैसा गुणक होता है, ऋणात्मक गुणक, इसीलिए यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं। जब हम आय में से क्या करते हैं, टैक्स को घटाते हैं, तो ये माइनस ही तो करते हैं हम, तो कर कैसा होता है, ऋणात्मक गुणक होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ लेनी है। ये फॉर्मूला जो कर गुणक का है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ डेल्टा टी आ गया है। जो अंतर क्या है, जो हमारा फॉर्मूला था किसका, सरकारी व्यय गुणक का, वो था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी 1/1 माइनस सी, ये हमारा सरकारी व्यय गुणक था। जबकि कर गुणक है वो हमारा ये आता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सरकार के व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य अपेक्षाकृत अल्प होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमने बताया कि सरकारी व्यय है, गुणक है, वो बढ़ा दो या करों में क्या कर दो, कमी कर दो, तो दोनों से ही क्या होगा, समग्र मांग में वृद्धि होगी। लेकिन दोनों गुणक का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो सरकारी व्यय गुणक जितना अधिक काम करता है, कर गुणक उतना कम काम करता है। कहने का तात्पर्य है कर गुणक का जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये कर सरकार के व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य जो क्या होता है, कम होता है।
वो हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि जो सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि से कुल व्यय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सरकारी व्यय यदि होता है तो लोगों का कुल व्यय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है, लेकिन जो कर गुणक है उसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्यों? क्योंकि करों में यदि कटौती की जाती है तो लोगों की पहले प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है और फिर वो उपभोग के स्तर को बढ़ाते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? और फिर क्या होता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि से कुल व्यय बिल्कुल डायरेक्टली बढ़ रहा है, तो इसीलिए सरकारी व्यय का प्रभाव तो अधिक होता है वृद्धि का, जबकि करों में कटौती का प्रभाव कम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया। जबकि गुणक प्रक्रिया में करों का प्रवेश प्रयोज्य आय पर प्रत्येक उनके प्रभाव के माध्यम से होता है, जिसका कि परिवार के उपभोग जो कि कुल व्यय का अंशय पर प्रभाव पड़ता है, उसका इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है करों का, जबकि सरकारी व्यय का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकारी व्यय अधिक इम्पैक्ट दिखाता है करों की तुलना में। इसीलिए सरकारी व्यय है उससे एग्रीगेट जो डिमांड है या फिर हम कहें समग्र व्यय वो अधिक बढ़ता है, इसीलिए आय का स्तर अधिक बढ़ पाता है, जबकि करों में इसमें कम बढ़ पाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको हम अच्छे से देखेंगे अभी। अतः करों में यदि डेल्टा टी की कटौती से उपभोग और इस प्रकार कुल व्यय में पहले सी डेल्टा टी की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कर है उसमें यदि डेल्टा टी की क्या होती है, कटौती की जाती है। यदि करों में पहले क्या होगी, कटौती होगी, तो कुल व्यय में पहले डेल्टा सी टी की वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? पहले उपभोग में वृद्धि होगी और उसके बाद क्या होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए इसको सी डेल्टा टी दिखा रखा है, क्या उपभोग से यहाँ पर संबंध होता है। मान लीजिए यहाँ उदाहरण दे रखा है सरकारी व्यय का गुणक का उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 0.8 है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सरकारी व्यय गुणक क्या होगा, तो सरकारी व्यय गुणक का हमने फॉर्मूला क्या देखा, 1/1 माइनस सी, यही फॉर्मूला था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा जी कितना था, 1/1 माइनस सी। तो 1 में से हमने 0.8 को माइनस कर दिया तो 1/0.2 हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो सरकारी व्यय गुणक कितना हो गया, 5। अर्थात यदि 100 रुपये सरकारी व्यय में वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो संतुलन आय में कितनी वृद्धि होगी, 100 गुणा 5, कितनी, 500। कितनी वृद्धि होगी, 500। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस सी डेल्टा जी। अर्थात 100 रुपये की यदि वृद्धि की जाती है तो 5 गुणा 100 अर्थात 500 रुपये की क्या होगी, वृद्धि होगी। 5 गुना हो गया ना, सरकारी व्यय गुणक 5 आ गया, तो हमने गुणक को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आय से। हमने यहाँ गुणक जो है हमारा उसको हमने डेल्टा जी है और ये हमारा 1/1 सी है, ये हमारा गुणक है सरकारी व्यय गुणक। ठीक है, उसको वो कितना है हमारा 100 और आय कितनी आई हमारी 5, आय हमारी है 100, आय में वृद्धि और गुणक का मूल्य हमारा है 5। इनको यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 हमारी आय में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आ गया। कर गुणक को यदि हम देखते हैं यहाँ पर कि कर गुणक में यदि 100 का परिवर्तन किया जाता है तो आय में कितना परिवर्तन होता है, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी हमने पढ़ा है -c1/1 -c1 माइनस सी। ठीक है, इसमें 0.8 माइनस में आ गया और ये 1 माइनस 0.8 हो गया। यदि हम इसको यहाँ देखते हैं तो माइनस 0.8 हो गया और इसको हम माइनस करते हैं तो 0.2 आ गया और यहाँ पर आंसर आता है -4, क्योंकि कर गुणक कैसा गुणक है, ऋणात्मक गुणक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि करों में यदि 100 रुपये की कटौती की जाती है तो इससे 4 गुना आय में वृद्धि होती है। जहाँ पर सरकारी व्यय से 500 रुपये की वृद्धि हो रही थी आय में, यहाँ पर कितने की वृद्धि होगी, 400 की। तो इसका मतलब कर गुणक का मूल्य क्या होता है, कम। हमने यही बात की थी ना कि कर गुणक का मूल्य कम होता है, सरकारी व्यय का गुणक का मूल्य अधिक होता है, क्योंकि कर गुणक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जबकि सरकारी व्यय गुणक प्रत्यक्ष रूप से समग्र मांग को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 100 डेल्टा टी कितना है, -100, करों में कटौती की है माइनस की, अतः कर कट से संतुलन आय में 400, यह मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि वृद्धि होगी 400 की, यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी 100 रुपये करों में कटौती करने से। अतः इस स्थिति में संतुलन आय में वृद्धि जी के अंतर्गत होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई वृद्धि से क्या होती है, कम। तो संतुलन आय में वृद्धि जो सरकारी व्यय में वृद्धि की तुलना में, जो सरकारी व्यय में जो वृद्धि हुई है उसमें होने वाली वृद्धि अधिक हुई है करों में कटौती की तुलना में। ठीक है, कि सरकारी व्यय में जो वृद्धि की तुलना में जो गुणक का मूल्य है वो क्या होता है, अधिक आय के स्तर को बढ़ाता है, अधिक समग्र व्यय के स्तर को बढ़ाता है, जबकि करों में कमी से क्या होता है, समग्र जो व्यय है उसके स्तर थोड़ा सा कम बढ़ पाता है। वहाँ 100 रुपये में क्या हुआ है, 500 रुपये बढ़ पाई है, यहाँ पर कितनी बढ़ पाई है, कर से केवल 400 बढ़ पाई है। ठीक है बच्चों, तो ये 100 रुपये का अंतर होता है।
यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न मूल्यों को लिया जाए तो दोनों गुणकों के मूल्यों की गणना की जाती है, तो सरकारी व्यय गुणक की तुलना में कर गुणक का निरपेक्ष मूल्य हमेशा इकाई कम होता है। वो ये बात है यहाँ पर कि यदि अभी तो हमने 0.8 ली थी, यदि हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अलग अलग मूल्य लेते हैं, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा एक से क्या होती है, कम, तो अलग अलग यदि हम इसके मूल्य लेते चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी यदि आएगा तो सरकारी व्यय का जो मूल्य गुणक का मूल्य है वो क्या आएगा, अधिक आएगा, और जबकि कर गुणक का मूल्य हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो सरकारी व्यय गुणक अधिक कार्य करेगा किसमें, आय में वृद्धि में या समग्र मांग में वृद्धि में। ठीक है, यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबर ही करों में वृद्धि होती है ताकि बजट कैसा हो रहे, संतुलित। यदि हम बजट को संतुलित रखने के लिए सरकारी व्यय में भी क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, और उतनी ही हम करों में भी क्या कर देते हैं, वृद्धि, ताकि दोनों में क्या रहे, संतुलन, करों में कमी कर देते हैं या वृद्धि कर देते हैं, तो ताकि बजट संतुलित है तो निर्गत में सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा के बराबर ही क्या होगी, वृद्धि। तो जो सरकारी व्यय में जो वृद्धि हो रही है वो उत्पादन में वृद्धि को दर्शाएगी। ठीक है, यहाँ हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। दोनों नीतिगत गुणकों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, सरकारी व्यय गुणक को भी और जो हमारा कर गुणक है उन दोनों को हम जोड़कर देख लेते हैं, तो संतुलित बजट गुणक हमारा आ जाता है। ठीक है, संतुलित बजट गुणक एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कैसे ज्ञात किया जाता है, सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक दोनों को जोड़कर वो ज्ञात किया जाता है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, सरकारी व्यय गुणक 1 माइनस सी, या ये हमारा है, ये तो हमारा है कौन सा गुणक, सरकारी व्यय गुणक, ये हमारा है कर गुणक, माइनस सी 1 माइनस सी, तो कितना आया हमारा 1 माइनस सी बटे में 1 माइनस सी, कितना 1। संतुलित बजट जो गुणक है उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इकाई संतुलित बजट गुणक से यह संकेत मिलता है कि सरकार के वित्त 100 की वृद्धि से करों में 100 की वृद्धि होने पर आय में भी ठीक 100 की वृद्धि होती है। यदि दोनों में 100 की वृद्धि कर दी, सरकार ने क्या चाहा कि हम संतुलन रखते हैं, सरकारी व्यय में भी 100 की वृद्धि कर देते हैं और करों में भी 100 की वृद्धि कर देते हैं, मतलब दोनों में 100 की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो सरकारी व्यय में वृद्धि से तो क्या होगा, समग्र मांग बढ़ेगी। ठीक है, और करों में वृद्धि से समग्र मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सरकारी व्यय में उतनी ही वृद्धि की गई, 100 की वृद्धि की, और करों में भी 100 की वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम ये होता है कि जो सरकारी व्यय में जितनी वृद्धि की गई है, ठीक है, तो उतनी हमारी आय की मात्रा बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी व्यय जो गुणक है वो अधिक मूल्य होता है उसका कर गुणक की तुलना में, इसीलिए सरकारी व्यय में जितनी वृद्धि की जाती है और करों में यदि कमी वृद्धि की जाती है संतुलन रखने के लिए, तो जो आय है वो सरकारी व्यय में वृद्धि की दशा में ही बदलेगी, मतलब उतनी ही बदलेगी जितनी सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है। ठीक है, संतुलन आय का तात्पर्य उस अंतिम आय से है जिसे पर्याप्त लंबी अवधि में गुणक द्वारा अपने सभी चक्र पूरे करने के बाद प्राप्त करते हैं। निर्गत में ठीक उतनी ही वृद्धि होती है जितनी वृद्धि सरकारी व्यय में, करों में वृद्धि के कारण कोई प्रेरित उपभोग व्यय नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है वो भी यहाँ दे रखा है कि संतुलन आय का तात्पर्य क्या होता है, जिसे पर्याप्त लंबी अवधि में गुणक द्वारा अपने सभी चक्र पूरा करने के बाद हम प्राप्त करते हैं। संतुलन आय का प्राप्त क्या होता है कि गुणक द्वारा हम क्या करते हैं, पहले हमने ये बढ़ा दिया, करों में बढ़ोतरी कर दी तो हमें प्राप्त हुई, फिर हमने करों में और बढ़ोतरी कर दी, फिर हमें जो प्राप्त हुई, तो जो सारे जो गुणक के चक्र जो पूरा करके आती है वो हमारी होती है संतुलन आय। निर्गत में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी कि हमारी सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। करों में वृद्धि के कारण कोई प्रेरित उपभोग व्यय नहीं होता है, क्योंकि कर जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आय को क्या करते हैं, कम। आय कम होगा तो प्रेरित उपभोग व्यय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर यह है कि सरकारी व्यय में एक निश्चित मात्रा में वृद्धि से आय प्रत्यक्ष रूप से उसी मात्रा में बढ़ती है और फिर अप्रत्यक्ष रूप से गुणक श्रृंखला के माध्यम से आय में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हम आय में वृद्धि की जो श्रृंखला है उसको हम देखेंगे कि सरकारी व्यय है उससे क्या होती है, एक निश्चित मात्रा में वृद्धि हुई तो हमारी आय बढ़ गई, फिर आय के बढ़ने से क्या होगा, फिर हमारा उपभोग बढ़ेगा, फिर क्या होगी आय, जो हमारी उपभोग बढ़ेगा तो उसके बाद फिर समग्र मांग बढ़ेगी, फिर आय बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये चक्र है वो चलता रहता है। ठीक है, तो उस चक्र को हम कैसे लिखेंगे, ये कह सकते हैं डेल्टा वाई डेल्टा जी। पहले क्या हुई, हमारी सरकारी जो व्यय है वो बढ़ाया गया, उसको बढ़ाने से क्या हुआ, हमारे उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ा। सरकारी व्यय तो जो बढ़ा था फिर उपभोग का स्तर हमारा सी बढ़ा। ठीक है, फिर वो सी स्क्वायर हो गया, फिर उपभोग का स्तर बढ़ा क्योंकि आय फिर बढ़ी, फिर उपभोग का स्तर बढ़ गया। तो इस तरीके से आय बढ़ती है, फिर उपभोग का स्तर बढ़ता है, फिर उपभोग बढ़ता है तो फिर आय बढ़ती है, फिर आय बढ़ती है तो उपभोग का स्तर बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये डेल्टा जी यहाँ कॉमन आ गया, तो हम वन प्लस सी स्क्वायर और ये आगे आगे कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये चक्र चलता रहता है।
ये है गुणक चक्र की तरह से हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं और ये सरकारी व्यय को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने बताया ना कि सरकारी व्यय बढ़ने से क्या होता है, लोगों का उपभोग का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार यदि सरकारी व्यय की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उपभोग का स्तर बढ़ता है, उपभोग का स्तर बढ़ता है तो समग्र मांग का स्तर बढ़ता है, फिर आय बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये सरकारी व्यय बढ़ता चला जाता है और लोगों का उपभोग का स्तर और मांग का स्तर और आय का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो ये इस तरह से चक्र के रूप में काम करता है। ठीक है, अब यदि कर वृद्धि का गुणांक देखें तो प्रक्रम में तभी प्रवेश होता है जब प्रयोज्य आय में कटौती से उपभोग में कमी करों में सी गुणा कटौती के बराबर होती है। हमने बताया था जो करों में कटौती है, करों में वृद्धि है, उसका प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ के पहले प्रयोज्य आय पर प्रभाव पड़ता है, फिर उपभोग में क्या होती है, प्रभावित होता है, उसके बाद समग्र मांग में इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जब कर में वृद्धि का गुणक में आता है तो प्रयोज्य आय में क्या होती है, कटौती होती है। प्रयोज्य आय में कटौती होगी, उससे उपभोग में कमी होगी। पहले हमने करों को बढ़ाया, करों में बढ़ाने से प्रयोज्य आय में कमी हुई, प्रयोज्य आय में कमी से फिर उपभोग में हुई, फिर उसके बाद सी गुना कटौती के बराबर हमने यहाँ पर इसको माना है। जो कटौती होती है ना सी गुना, वो हमने इसको माना है उपभोग में कमी को। अतः कर वृद्धि का आय पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, हमने सी डिनोट किया था ना, क्या था वो वही है कि डेल्टा वाई कैसे बताएंगे, माइनस सी और डेल्टा टी माइनस होगा क्योंकि करों का प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसके बाद माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी, आज पहले हमने करों को बढ़ाया, ठीक है, उससे जो उपभोग में कमी हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, उपभोग में कमी हुई, समग्र मांग में कमी हुई। आ रहा है बच्चों समझ में, फिर करों को बढ़ाया गया तो फिर उससे उपभोग में कमी हुई। तो इस प्रकार से चक्र चलता है। तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर और डैश डैश डैश। यहाँ पर हमने डेल्टा जी 1 प्लस सी स्क्वायर ये आया था, यहाँ पर डेल्टा सी टी सी प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। ये माइनस में आएगा और उधर वो प्लस में आएगा। तो ये ऐसी श्रृंखला चलती रहती है आय की और करों में कटौती की। ठीक है बच्चों, इसके बाद है दोनों के अंतर से आय पर निवल प्रभाव प्राप्त होता है। इन दोनों का जब अंतर देखते हैं तो हमें प्रभाव पता चलता है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमने सरकारी व्यय में भी वृद्धि करके देख ली, करों में भी वृद्धि करके देख ली। इन दोनों को घटाने पर हमें आय पर जो प्रभाव पड़ता है उसका हमें पता चलता है। चूंकि डेल्टा जी डेल्टा टी से डेल्टा वाई जी प्राप्त होता है। हमने बताया ना कि यहाँ डेल्टा जी और डेल्टा टी दोनों बराबर है, अर्थात सरकारी व्यय में भी हम 100 का परिवर्तन कर रहे हैं और करों में भी हम क्या कर रहे हैं, 100 का परिवर्तन कर रहे हैं। सरकारी व्यय में हमने 100 रुपये की वृद्धि की है और करों में भी हमने 100 रुपये की वृद्धि की है। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलित रूप से प्रभाव पड़े। लेकिन जो सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि का तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और जो कर है उसमें वृद्धि का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सरकारी व्यय जो गुणक है, सरकारी व्यय जो गुणक है हमारा, वो क्या होता है, अधिक होता है कर गुणक की तुलना में। मल्टीप्लायर भी लिख सकते हैं आप कि सरकारी व्यय गुणक क्या होता है, अधिक होता है जो हमारा कर गुणक है उसके तुलना में। तो इसीलिए जब आय में 100 रुपये की वृद्धि की जा रही है, सरकारी व्यय में 100 रुपये की वृद्धि की जा रही है और करों में भी 100 वृद्धि की जाती है, तो आय में वृद्धि किसके बराबर होती है, सरकारी व्यय में वृद्धि के बराबर होती है। अरे यदि 100 और 100 दोनों में यदि वृद्धि की जाती है तो हमारा जो आय में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 100, जो कि सरकारी व्यय के बराबर होगा। आ रहे बच्चों समझ में, ये अच्छे से याद रख लेना कि जब दोनों में बराबर रूप से परिवर्तन किया जाता है तो आय में परिवर्तन सरकारी व्यय में परिवर्तन के का ही होगा। ठीक है, अर्थात आय में उतनी मात्रा में वृद्धि होगी जितनी कि सरकारी व्यय में और संतुलित बजट गुणक इकाई के बराबर होता है। इसलिए संतुलित बजट गुणक इकाई के बराबर होता है, जो कि हमने देख लिया। और आय में वृद्धि सरकारी व्यय में वृद्धि की मात्रा के बराबर होती है। डेल्टा वाई डेल्टा जी प्लस सी वाई माइनस टी, चूंकि निवेश में परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। निवेश में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, सी में परिवर्तन हो रहा है। सी में जो है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा टी, जो हमने वाई है आई है उसमें से हमने कर की राशि को क्या कर दिया है, घटा दिया है। और डेल्टा जी, दो ही चीज़ें हैं, सी आई, और हमने बताया था ना कि 3 चीज़ होती है, सी आई और जी। निवेश तो हम यहाँ पर शून्य बता ही रहे हैं, ठीक है। जी को हमने बता दिया डेल्टा जी, परिवर्तन हो गया। और सी है उसको हमने दिखा दिया सी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा टी। आई में से हमने टी की जो राशि है, कर की राशि, उसको घटा दिया। तो ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो चूंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा टी, दोनों का परिवर्तन क्या है, बराबर है, 100 बराबर 100। जितना डेल्टा जी में परिवर्तन हो रहा है उतना ही डेल्टा टी में परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी 1 माइनस सी, और 1 माइनस सी कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो संतुलित बजट गुणक है उसका मान हमारे आएगा 1।
ठीक है। और हम ये देखेंगे कि संतुलित बजट गुणक अर्थात सरकारी व्यय में जितना परिवर्तन किया जाता है, करों में भी उतनी ही मात्रा में परिवर्तन अर्थात दोनों में वृद्धि की जाती है, तो जो आय में परिवर्तन है वो सरकारी व्यय में परिवर्तन के आधार पर ही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम इसको संतुलित बजट गुणक को 1 के बराबर मानते हैं। 100 का परिवर्तन किया गया, 100 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था आपका राजकोषीय नीति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। जो डायग्राम आपको बताए गए हैं कि किस प्रकार से सरकारी व्यय काम करता है, किस प्रकार से कर काम करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके अलावा इसके जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको जो वीडियो है इसके स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आपने 4th चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे आनुपातिक कर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने एकमुश्त कर का प्रभाव देखा था, अब हम आनुपातिक कर का प्रभाव देखेंगे। तब तक के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।